हेलो लर्नर्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं महाभारत द डाइसिंग द डाइस का द गेम ऑफ डाइस वाला पार्ट। समरी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा करेक्टर्स का इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। बेसिकली जैसे कि हम जानते हैं कि महाभारत इंडियन क्लासिक लिटरेचर में से है। ये एक एपिक पोएम है। एक एपिक पोएम है ये, महर्षि व्यास ने जिसे लिखा है। तो इसमें से सिर्फ हमें द डाइसिंग द डाइस एंड सीक्वल टू द डाइस वाला पार्ट है। हम उसी के अराउंड जो कैरेक्टर्स हैं उन्हीं के बारे में बात करेंगे, क्योंकि वैसे तो महाभारत बहुत कॉम्प्लेक्स, जैसे कि हम जानते हैं कि एपिक में कितने सारे एलिमेंट होते हैं। एक एपिक में बहुत सारे कैरेक्टर होते हैं, लेकिन हमें सिर्फ यही 2 पार्ट है। तो इसमें जो मेन कैरेक्टर्स हैं द गेम ऑफ डाइस में, तो 2 पार्ट है, कौरवस और पांडवस। कौरवस पांडवस ब्रदर हैं। जो कौरवस है उनका धृतराष्ट्र किंग है, उसका बेटा दुर्योधन है, और कर्ण है जो कि एक सूत पुत्र है। ये कुंती जो पांडवों की मदर है उन्हीं का एक बेटा था, लेकिन ये बिफोर मैरिज था। उन्होंने इसे डिसऑन कर दिया था। इसे एक सूत मतलब जो सूत वर्ण के थे उन्होंने पाला, तो इसे सूत पुत्र भी कहा जाता है। लेकिन इसकी दुर्योधन से बहुत ज़्यादा दोस्ती है, और इवन उसने इसे एक पार्ट भी दिया हुआ है किंगडम का। तो ये दुर्योधन की साइड है। ये भी पांडवों से नफरत करता है। दुशासन है, पांडव के बाकी भाई है, धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हैं। यहाँ पर सभा का सीन है। बेसिकली भीष्म पितामह है, जो कि धृतराष्ट्र के बड़े भाई हैं और इन सब बच्चों की पितामह है। द्रौपदी, 5 पांडव, नकुल, सहदेव, भीम, अर्जुन और युधिष्ठिर और द्रौपदी और विदुर। ये हमारे कैरेक्टर होने वाले हैं इस सीन के ओरिएंटेड। जब हम ये एपिक डिस्कस करेंगे तो हमें ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि ये हम उस एरा के हिसाब से देखें कि राजा महाराजा हैं आज से कई साल पहले, आज की सोसाइटी नहीं है। स्टार्ट कहाँ से होता है इस पार्ट का? जो युधिष्ठिर है उसे इनविटेशन आता है। इनविटेशन लेकर आया है विदुर। धृतराष्ट्र के पैलेस में बुलाया गया है उसे एक गेम खेलने के लिए, एक फैमिली गेम खेलने के लिए। तो जो युधिष्ठिर है, एक फर्स्ट जो इम्प्रेशन होता है ना किसी का, कि उसे पता है कि ये जो फैमिली गेम का तो नाम है, हम वहाँ जाएंगे तो लड़ाई होगी। क्योंकि इन दोनों बैक स्टोरी अगर आपको नहीं पता तो मैं बताती हूँ कि इन दोनों भाइयों की क्या है, भाई तो है ये, लेकिन इनकी क्या है, राज्य को लेकर लड़ाई है। राज्य तो देखो दुर्योधन के पास भी है अपने पिता का, जबकि पांडवास का ही उस पर हक होना चाहिए था, क्योंकि उनके पिता राजा थे। लेकिन वो किसी श्राप के वश वन में गए थे, तो वो जो राज्य है वो उन्हीं का है। लेकिन उन्होंने वहाँ से अलग इंद्रप्रस्थ अपना एक अलग किंगडम क्रिएट करा कि भाइयों में लड़ाई ना हो। तो जो युधिष्ठिर है वो बड़ा भाई है पांडवों का, तो वो हमेशा लड़ाई को एब्सटेन, मतलब वो नहीं चाहता कि किसी भी प्रकार की लड़ाई को। वो एक बहुत जेंटलमैन आइडल करेक्टर है यहाँ पर। उसे धर्मराज भी कहते हैं हम। धर्मराज अर्थात जो धर्म के पथ पर चलता है, हमेशा सत्य बोलता है। तो युधिष्ठिर एक ऐसा इंसान है जो झूठ नहीं बोलेगा, हमेशा सच के राह पर चलेगा। सत्यवादिता ही उसका परम धर्म है, एक उसका करेक्टर है। तो जो युधिष्ठिर है वो लड़ाई से बचने के लिए उसका एक अलग किंगडम है, लेकिन फिर भी उनका जो किंगडम है वो उनसे भी ज़्यादा वेल सेटअप्ड है। लोग उन्हें प्यार करते हैं, उनके पास भी पावर है। इस चीज़ से जो दुर्योधन है वो एनवे है, जेलस है। वो हमेशा उनसे जलता रहता है। उसने उन्हें मारने का भी पहले भी ट्राई करा था, लेकिन वो यहाँ पे आ चुके हैं, तो वो लगा रहता है किसी ना किसी कोशिश में उन्हें लेट डाउन करने की। यहाँ पर क्या है, एक इसलिए इन्होंने इनविटेशन भेजे वैसे तो एक फैमिली गेम का, लेकिन दुर्योधन को पता है कि उसका क्या माइंड सेट है कि उसने क्यों बुलाया, और युधिष्ठिर को भी ये चीज़ पता है कि वो मुझे क्यों वहाँ पर बुला रहा है। जो विदुर है वो भी ये चीज़ बताते हैं कि आई नो दैट द गेम विल ब्रिंग डिजास्टर। विदुर का भी कहना यही है कि जो ये गेम है ये एक डिजास्टर लाएगी। लेकिन जो युधिष्ठिर है यहाँ पर वो कहेगा कि एज अ किंग और एज अ पर्सन आई हैव टू अग्री दिस। क्योंकि ये धृतराष्ट्र के बिहाफ पे आया है, और एज अ सन वो इसे
डिनाई नहीं कर सकता। अ सन विल ऑलवेज रिस्पेक्ट द फादर। ठीक, यहाँ पे वो कहते हैं कि एक बेटे को पिता का सम्मान करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो धृतराष्ट्र है वो उसके पिता के भाई हैं, तो वो अपने पिता के भाई को, वो उसके पिता के समान ही है, वो उनकी डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकता। तो उसे लगता है कि ये जो इनविटेशन है, अगर मैं इसे मना करूँगा तो ये धृतराष्ट्र का क्या होगा, बेइज्जती होगी, अपमान होगा, तो वो अग्री कर जाता है जाने के लिए। और यहाँ पर जो रीज़न दिया गया है उसके अग्री करने का, क्योंकि उसे पता है कि गेम में क्या होने वाला है, कि वहाँ जाएंगे तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी। लेकिन यहाँ पे रीज़न ये दिया गया है कि जो एक सन है वो हमेशा ओबीडियंट रहेगा, अपने बड़ों की बात मानेगा। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि युधिष्ठिर को धर्मराज कहा जाता है, कि he is a gentleman, truly gentleman, who follows the rules and norms, who is very trustworthy। तो यहाँ पर क्या है कि युधिष्ठिर चले जाता है गेम खेलने अपने भाइयों के साथ। अब यहाँ पर गेम पे क्या होता है कि युधिष्ठिर लूजेज एवरीथिंग बिट बाय बिट, वो सब कुछ अपना हारता जाता है। ये शुरुआत होती है सोने से, गोल्ड से, रीगल कैरियोट से, मतलब शाही सवारी जो होती है, हजारों हाथी, हजारों घोड़े, 100 of elephants and horses, slave girls and men slaves, दास दासी, सब वो अपने क्या है वहाँ पर हार जाता है धीरे धीरे, और वो हारता ही जाता है, ही गोज ऑन टू लूज एवरीथिंग। और फिर एक पॉइंट ऐसा आता है कि जो पांडव हैं वो अब स्लेव बन चुके हैं कौरवों के। तो कौरव कौन है, धृतराष्ट्र और उसके भाई, धृतराष्ट्र के जो पुत्र हैं और उसके भाई, और उसके भाई के बेटे पांडु के बच्चे पांडव हैं। तो जो कौरव के अब क्या है, पांडव स्लेव बन चुके हैं। और इस चीज़ को देखते हुए ना, जो वहाँ पर बड़े जो वहाँ पर उपस्थित है, प्रेजेंट है, उन्हें गुस्सा आ रहा है। दिस इनवाइट्स द व्रैथ ऑफ एल्डर्स। वहाँ पे कौन कौन बड़ा है, अब यहाँ पे किसे गुस्सा आ रहा है, भीष्म पितामह है, कृपाचार्य जी हैं, द्रोणाचार्य जी हैं, द्रोणाचार्य जी उनके गुरु हैं जिन्होंने उन्हें शस्त्र विद्या दी है। तो यहाँ पर जो वाइस एल्डर्स हैं उन्हें गुस्सा आ रहा है, लेकिन इतनी हिम्मत किसी के अंदर भी नहीं है कि वो युधिष्ठिर ने जो गेम में हार रहा है, ये जो दुर्योधन ने चालाकी करी है, दुर्योधन को उसके लिए कोई डांटे या उसको रोके, दुर्योधन को रोकने वाला ना वहाँ पर कोई भी नहीं है। सो हुआ क्या कि अब क्या है, युधिष्ठिर सब कुछ हार चुका है, खुद को भी हार चुका है, बाकी अपने चारों बचे भाइयों को भी हार चुका है। तो यहाँ पे शकुनी क्या है, क्योंकि सबको पता है कि जो शकुनी है वो धोखे से गेम जीत रहा है, वो युधिष्ठिर को जीतने ही नहीं देगा। तो यहाँ पर शकुनी फिर से एक और चाल चलते हैं कि अरे तुम ऐसे हार क्यों मान रहे हो, अभी भी तुम्हारे पास एक बहुत प्रीशियस चीज़ बाकी है, तुम्हारी प्रीशियस क्वीन, तुम उसको स्टेक पर लगाओ, तुम लगाओ द्रौपदी को दाव पर और अपना सब कुछ और उसे वापस जीत लो। और यहाँ पे युधिष्ठिर क्या है, लगा देता है द्रौपदी को भी दाव में, ये सोचकर कि चलो क्या पता इस बार मेरी किस्मत मेरा साथ दे दे। द्रौपदी को भी उसने दाव पर लगा दिया। तो यहाँ पर ये बहुत दिखाया गया कि कैसे जो कौरव हैं वो बुद्धिहीन हो चुके हैं, विवेकहीन। कहते हैं ना कि किसी का एंड आ जाता है जब, तो उसकी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। कि वो अपनी कुल वधू जो द्रौपदी है, उनके कुल की बहू है, महारानी है, एक महिला है, उसकी डिग्निटी, उसकी रिस्पेक्ट, उसकी चेस्ट पर्सनैलिटी को वो स्टेक पर लगा रहे हैं। खाली द्रौपदी यहाँ पर स्टेक पे नहीं लगी है, यहाँ पर एक चलती फिरती महिला की डिग्निटी को दाव पर लगाया गया। तो हुआ क्या है कि दुर्योधन जो है वो बहुत ही बुद्धिहीन हो चुका है, बुद्धिहीन बिल्कुल जिसे कहा जाएगा। तो यहाँ पर विदुर भी इस बात पे कहते हैं कि ये जो कुरु है ये उनका एंड है, और ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन जो दुर्योधन है वो किसी की नहीं सुन रहा है। तो यहाँ पर जो क्या है, वो द्रौपदी को भी हार जाते हैं युधिष्ठिर और उस गेम ऑफ डाइस में। तो वो एक स्टूअर्ड को भेजता है द्रौपदी के चैम्बर में कि जाओ उसको ये संदेशा भेजो कि वो बाहर है। तो द्रौपदी कहते हैं कि मैं नहीं बाहर आती हूँ, मतलब कहते हैं कि ये क्या बकवास है। वो अपने कक्ष में है, तैयार हो रही है, और ये एक ऐसा पीरियड है, मतलब शी इज मेंसुरेटिंग, उसका रजस्वला का ड्यूरेशन है ये। और कहते हैं कि मैं नहीं बाहर आ सकती, उसने अपने बाल भी नहीं कंघी करे होते, वो सिर्फ अपने एक अंग वस्त्र में होती है। अंग वस्त्र इन द सेंस एक सोल, एक कपड़ा है जिससे उसने खुद को लपेटा हुआ है,
तो वो कैसे बाहर आ जाए उस दशा में अपने कक्ष से, तो वो नहीं आती है। फिर उसको ले जाने के लिए दुशासन को भेजा जाता है और दुशासन उसे बालों से घसीटते हुए लेके आ रहा है। मतलब इमेजिन करो कि कितना ब्रूचुअल, कितना इनह्यूमन एक्ट ये यहाँ पर प्ले हुआ है कि मतलब सबसे बड़ा रीज़न ये बनेगा वॉर का। बार बार ये पॉइंट आउट करा जाता है कि द्रौपदी ने कमेंट करा था दुर्योधन को जब उन्होंने इनॉग्रेशन करा था अपने पैलेस का, अंधे का पुत्र अंधा उस वजह से हुआ। जबकि देखा जाए तो ये दुर्योधन के इनह्यूमन सिली फूलिश एक्ट्स हैं जो वॉर रिजल्ट करेंगे, और इनह्यूमन के साथ साथ ये बहुत ज़्यादा ब्रूचुअल भी है। इतने मतलब हैवानी हम इसे कह सकते हैं कि कोई इतना बदतर, इतना नीचे कैसे गिर सकता है, कि जिसमें जहाँ पर एक नारी को शक्ति स्वरूप माना जाता है वो उसकी ही डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, जो कि उसके बड़े भाई की बेटी है, बड़े भाई की बीवी है, और बड़े भाई की बीवी को मतलब माँ समान माना जाता है और वो वहाँ पे उसी की ही रिस्पेक्ट के साथ खेलना चाह रहा है। तो घसीट कर द्रौपदी को सभा में लाया जाता है और द्रौपदी सबसे मदद मांग रही है, चीख रही है, चिल्ला रही है, अपने पतियों की तरफ देखती है और पांचों के पांचों का सर शर्म से झुका हुआ है कि युधिष्ठिर तो मतलब कुछ कहने के लायक ही नहीं बच। उनमें से जो भीम है अग्रेसिव है, तो यहाँ पे ये दिखाया गया है कि युधिष्ठिर को अपने धर्म से प्यार है, अर्जुन को अपने अर्जुन को कृष्ण से प्यार है, लेकिन जो भीम है वो द्रौपदी से बहुत प्यार करता है, लेकिन जो द्रौपदी है वो अर्जुन से बेहद इंतहा मोहब्बत करती है। जीता भी अर्जुन नहीं था, लेकिन जो भीम है वो द्रौपदी से बहुत लगाव करता है। वो सबकी तरफ उम्मीद भरी नज़रों से देख रहे हैं कि कोई कुछ बोलेगा, लेकिन सबका सर शर्म से झुका हुआ है। एक भीम है तो चिल्ला रहा है कि दुर्योधन मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं तुझे मार दूंगा। तो यहाँ पर दुर्योधन कह रहा है कि भूलो मत, अब तुम मेरे दास हो, यू आर माई स्लेव, यू हैव नो राइट्स ओवर हर। तो वो हंस रहे हैं, प्रयास उड़ रहे हैं। यहाँ पर जो कर्ण है, कर्ण ने भी बहुत ही ज़्यादा फत्तर सलूक करा है। मतलब जैसे कि ठीक है वो है ट्रेजिक हीरो, बट स्टिल यहाँ पर जो उसका रोल है, इतनी नफरत में वो अंधा हो चुका है कि वो भूल गया कि इंसानियत क्या होती है। जानवरों से बदतर होने वाला एक ये सिनेरियो है। वो बदतमीजी कर रहे हैं द्रौपदी से। दुर्योधन कहता है कि झांग पर आकर मेरी बैठो, मतलब आओ मेरी लैप में बैठो, सिट ऑन माई लैप। दिस इज सो डिसरिस्पेक्टिंग टुवर्ड्स अ वुमेन। तो यहाँ पर द्रौपदी फिर मुड़ती है अपने पितामह की तरफ, धृतराष्ट्र की तरफ, की पिताश्री क्या हो रहा है, एक ही मैं कुल वधुओं कुछ बची है यहाँ पर, एक मान मर्यादा, एक लीनियज में एक रिस्पेक्ट होती है, कोई कल्चर होता है, कोई संस्कृति होती है, कोई आदर होता है बड़ों को लेकर। आप इतने राज सिंहासन पे बैठे हो, एक कि कहा जाता है ना कि राजा पिता होता है पूरे साम्राज्य का। यहाँ पे प्रजा के साथ क्या हो रहा है, जैसे तुम्हारे कुल की वधु ही सुरक्षित नहीं है, ये किस हद तक हमारा वंश गिर चुका है। तो द्रौपदी यहाँ पर अपने लिए प्रश्न उठा रही है। तो ये दिखाया गया है कि कैसे उस टाइम पर भी द्रौपदी ने अपने हक के लिए आवाज़ उठाई, वो सवाल कर रही है सभा में सबसे। तो यहाँ पर फिर वही है कि चीरहरण होता है, तो कृष्ण जी वाला सिनेरियो पता ही होगा आप लोगों को, ऐसे कि जो दुशासन है वो कपड़ा खींचता है जब, तो वो कपड़ा ख़त्म ही नहीं होता है एट द एंड जब द्रौपदी कृष्ण को याद करती है। लेकिन द्रौपदी जो क्वेश्चन रेस करती है वहाँ पर, जो उपस्थित ऑडियंस है सबके सामने और एक समाज के सामने भी, एक उसने प्रश्न चिन्ह लगाया कि एक हारा हुआ इंसान उसे कैसे हार सकता है। युधिष्ठिर तो खुद को ही हार चुका है जुए में, उसके पास तो कोई अधिकार ही नहीं है ना उसे लगाने का। वो कहते हैं कि मैं भी तो महारानी हूँ, मेरा भी तो अधिकार है। ये एक हारे हुए एक दास का मुझ पर क्या अधिकार है एक महारानी के ऊपर? जो इंद्रप्रस्थ की इतनी बड़ी महारानी है उसका मेरे ऊपर अधिकार क्या है कि वो मुझे जुए में हारे? इसी बात से भीष्म भी अग्री करते हैं कि ये बात तो बिल्कुल सही है कि अ मैन विदाउट प्रॉपर्टी कैन नॉट से और टेक समवन और समथिंग एल्स। तो इस बात पर यहाँ पर आ जाता है कि ये तो बात लॉ के अकॉर्डिंग है कि एक हारा हुआ इंसान कैसे किसी को, वो भी जो एक महारानी है, उसे दाव पर कैसे लगा सकता है, और ये कैसे हो सकता है? इसी हक किसने दे दिया? क्या हमारा
जो सिस्टम है वो पूरे सिस्टम पे पूरे उनके एंटायर एडमिनिस्ट्रेशन पे क्वेश्चन रेज करती। तो उसके इन सवालों से जब जो वहाँ भीष्म पितामह धृतराष्ट्र है, अब वो उनकी कुल वधू है, इंसाफ मांग रही है, तो कहते हैं कि हाँ बात तो सही है। तो फिर वो जो उनका एम्पायर है और पांडवों को क्या है मुक्त कर देते हैं एज अ महारानी, वो सब वापस ले लेती है। तो ये था फर्स्ट पार्ट, द गेम ऑफ डाइस। तो बेसिकली जो अज्ञातवास वाले पे जब पांडव जाएंगे वो द सीक्वल टू द डाइसिंग द डाइस में आएगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छा लगा हो सो प्लीज़ लाइक द वीडियो, कुछ ना पसंद आया हो तो डिसलाइक द वीडियो, और कमेंट करके बताएं आपका क्या रिव्यू है सो दैट आई कैन इम्प्रूव। थैंक्स फॉर वॉचिंग।